गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करते हैं डीएनए की डीएनए प्रतिकृति। आपकी किताब में सीधा प्रतिकृति दे रखा है, आपको याद क्या रखना है? डीएनए की प्रतिकृति। इंग्लिश में बोला जाता है इसे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। परीक्षा की दृष्टि से आपके ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में लगभग हर बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न जो है वो आता है। तो हम लोग बात करते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन जो है वो क्या होती है। तो पहले तो इसकी परिभाषा समझना जरूरी है। देखिए, हमने बात की थी जो जीव हैं उनके संपूर्ण जीवन चक्र में जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए होता है। अभी आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? जेनेटिक्स मटेरियल। जेनेटिक्स मटेरियल की अगर बात करें तो वो डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए होता है। और यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति, तो संपूर्ण जीवन चक्र में ये डीएनए जो है इसकी लगातार क्या होती रहती है? प्रतिकृति जो है वो होती रहती है। लेकिन हमें तो प्रतिकृति ही समझना है। प्रतिकृति का मतलब होता है इस डीएनए, एक डीएनए जो है वो अपने जैसा ही डीएनए का निर्माण कर लेता है। अपने जैसा ही किसका निर्माण कर लेता है? डीएनए का निर्माण कर लेता है। अर्थात अपने जैसी हूबहू संतति का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है? डीएनए प्रतिकृति बोला जाता है। या बोल सकते हो डीएनए अणु में सौद्विगुणन की जो क्षमता है वो पाई जाती है। कौन सी क्षमता पाई जाती है? सौद्विगुणन। एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं एक जैसे, तो डीएनए की सौद्विगुणन की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रतिकृति जो है वो कहा जाता है। सौद्विगुणन की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रतिकृति या रेप्लिकेशन जो है वो इसको कहा जाता है। दोनों शब्द ही आपको ध्यान में रखने हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है और प्रतिकृति क्या होती है। दोनों एक ही शब्द है, इंग्लिश का शब्द है रेप्लिकेशन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अगर प्रतिकृतिकरण की बात करें तो यह कोशिका चक्र की इंटरफेज, एक जो सेल साइकिल होता है, कोशिका चक्र, ठीक है ना, सेल डिवीजन के अंदर हम पढ़ते हैं, उसकी जो इंटरफेज प्रावस्था होती है। कौन सी प्रावस्था? इंटरफेज प्रावस्था जो होती है, इस इंटरफेज प्रावस्था की जो सिंथेटिक प्रावस्था होती है, एस फेज। कौन सी? एस फेज। उसके अंदर ये रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। यह आपके आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि डीएनए प्रतिकृति की क्रिया कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो इंटरफेज की एस अवस्था में होती है। अब बात करें प्रतिकृतिकरण की, तो ये केंद्रक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस में ये क्रिया होती है। अर्थात जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये क्रिया जो है वो होती है, क्योंकि डीएनए उसी के अंदर पाया जाता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो है वो अर्धसंरक्षी प्रकार से होता है। देखिए, ये शब्द आता है परीक्षा के अंदर, अर्धसंरक्षी प्रकार। भाई ये क्या होता है? अर्धसंरक्षी प्रकार या विधि। डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी प्रकार की होती है। कैसी होती है? अर्धसंरक्षी प्रकार की होती है। देखिए, क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए बोला जाता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तब क्या होगा? डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं, रज्जुक का मतलब है कुंडलन या टेम्पलेट बोल सकते हो, दोनों जो रज्जुक हैं या कुंडलन है वो अलग होकर एक सांचे के रूप में कार्य करके और नए जो रज्जुक है, पूरक रज्जुक है, उसका निर्माण करते हैं। नए रज्जुक के अंदर अगर बात करें, नया रज्जुक जो है उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें एक तो पैतृक रज्जुक होता है, अर्थात जो मैन डीएनए से आया है। एक तो पैतृक हो गया जो मैन डीएनए से आया हुआ होता है, और दूसरा जो होता है वो एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। एक क्या होती है? नई रज्जुक होती है। तो कहने का मतलब है कि जो मैन डीएनए था, जो मैन डीएनए है जिससे नया डीएनए बन रहा है, उसमें एक तो इस डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी और एक जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है वो क्या बनेगी? नहीं बनेगी, या रज्जुक जो है वो क्या बनेगा?
नया बनेगा। इसलिए पूर्ण भाग जो है वो मेन डीएनए का नहीं आता है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? अर्धसंरक्षी प्रकार की होती है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी प्रकार की ही क्यों होती है, तो वो इस प्रकार से होती है। अर्धसंरक्षी प्रतिकृति होती है। इसके प्रमाण भी फिर मिले कि भाई ऐसे बता दिया कि ये हो गया, ये अर्धसंरक्षी प्रकार के होते, तो ये मान्य नहीं था। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया था। अर्थात प्रायोगिक प्रमाण की हम लोग अगर बात करें, किसकी बात करें? प्रायोगिक प्रमाण की, प्रायोगिक प्रमाण अर्थात प्रैक्टिकली एविडेंस, ठीक है ना, एविडेंस सबूत जिसे बोलते हैं, ठीक है। एविडेंस की बात करते हैं। प्रैक्टिकली एविडेंस जो थे वो क्या थे और किन वैज्ञानिकों ने दिए थे? तो प्यारे बच्चों, प्रायोगिक प्रमाण के अंदर बात करें तो डीएनए का अर्धसंरक्षी विधि से प्रतिकृति होती है। इस संबंध में अगर सर्वप्रथम हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम जानकारी जो है वो ई कोलाई, कई बार शब्द आ चुका है, बार बार पूरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार और बता देता हूं क्या होता है। इसेरिचिया कोलाई, इससे हुई। ये एक बैक्टीरिया होता है और इससे क्या प्राप्त हुई? इस अर्धसंरक्षी प्रकार की प्रतिकृति होती है डीएनए में, इसका पता जो चला। इसके अलावा अगर बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, मेसेल्सन, आगे विस्तार से पढ़ेंगे इनको, मेसेल्सन व स्टाल। इन्होंने भी 1958 में इस ई कोलाई में, इसमें ई कोलाई जीवाणु जो है उसके अंदर डीएनए में द्विगुणन की जो है पुष्टि की थी। किसकी पुष्टि की थी? द्विगुणन की पुष्टि की थी। जबकि एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था टेलर। क्या नाम था? टेलर। किस नाम का वैज्ञानिक था? टेलर नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1957 में यूकेरियोटिक में डीएनए के अर्धसंरक्षी होने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे, या अर्धसंरक्षी द्विगुणन को सर्वप्रथम बनाया था। टेलर ने यूकेरियोटिक के अंदर, जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर जो अर्धसंरक्षी द्विगुणन है डीएनए का, वो बनाया था। इसके अलावा दो नाम अभी मैं लिख रहा हूं जो परिचित है आपसे, वाटसन एवं क्रिक, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने डीएनए की हेलिकेज जो संरचना है वो दी थी, या फिर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है वो दी थी। और उन्होंने तब ये स्पष्ट कर दिया था कि डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है? प्रतिकृति जो है वो अर्धसंरक्षी होती है। कैसी होती है? अर्धसंरक्षी होती है। अब आपकी किताब में अगर बात करें तो प्रयोग दे रखा है, उस प्रयोग की हम लोग बात करेंगे, और वो प्रयोग है आपके मेसेल्सन व स्टाल का प्रयोग। क्या प्रयोग था, उन्होंने किस प्रकार से ये प्रयोग किया था, क्या क्या काम में लिया था, उसकी बात करेंगे। मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग, ये प्रयोग किसके लिए है? किसके लिए प्रयोग है ये प्रयोग है कि डीएनए की प्रतिकृति जो है वो अर्धसंरक्षी होता है। इसके बारे में क्या प्रमाण थे? उनको अर्धसंरक्षी प्रकार की होती है, इसको बताने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग जो है वो किए थे। इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया जिसमें एक तो 15 NH4Cl, अर्थात इसके अंदर जो 15 N है ये नाइट्रोजन का बाहरी समस्थानिक होता है। बाहरी समस्थानिक किसका? नाइट्रोजन का बाहरी समस्थानिक, ठीक है। इसके अलावा एक सामान्य जो था 14 नाइट्रोजन, ये क्या था? 14 नाइट्रोजन जो है, या N14 जो है समस्थानिक, ये क्या है? इससे थोड़ा हल्का होता है, और ये N15 जो है वो क्या होता है? भारी होता है। इस संवर्धन माध्यम जो है वो लिया, या जिसमें इसको जो है ई कोलाई है, इसको क्या किया इन्होंने? संवर्धित किया। इस संवर्धन माध्यम में इन जीवाणुओं को इन्होंने कई पीढ़ियों तक पुनरुत्पादन करने दिया गया। भाई ये जो है माध्यम लिया गया जिसमें N15 नाइट्रोजन और N14 नाइट्रोजन थे, उस पर इन्होंने कई पीढ़ियों तक जो ई कोलाई है इसको अपना पुनरुत्पादन जो है वो करने दिया गया। जब इन जीवाणुओं के डीएनए का अध्ययन किया गया, भाई
जब ये काम हो गया था, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जब अध्ययन हो गया था, तब इनके डीएनए की स्टडी की गई। दोनों वैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन किया? डीएनए का अध्ययन किया। और डीएनए का अध्ययन करके इन्होंने पाया कि इनके प्यूरिन और पिरिमिडिन में N14 के स्थान पर N15 नाइट्रोजन के समस्थानिक थे। जब इन्होंने इन संवर्धन माध्यम पर इकोलाई को छोड़ दिया और वो पुनरुत्पादन करते रहे, बाद में जब डीएनए की क्या की गई, डीएनए का अध्ययन किया गया, तो इन्होंने पाया कि जो प्यूरिन एवं पिरिमिडिन की अगर बात करें, इनमें N14 की बजाय N15 के क्या मिले थे? समस्थानिक मिले थे, क्योंकि ये क्या थे? बाहरी थे। किसके समस्थानिक मिले थे? N15 के समस्थानिक जो है वो मिले थे। इन बाहरी डीएनए अणुओं को, जिसमें बाहरी डीएनए कौन सा होगा? जिसमें कौन उपस्थित है? N15 उपस्थित है, को उस माध्यम में बाद में क्या किया गया? उस माध्यम पर स्थानांतरित किया गया जिसमें नाइट्रोजन स्रोत में नाइट्रोजन का सामान्य समस्थानिक N14 उपस्थित था। बाद में इसको N14 वाले माध्यम पर क्या कर दिया गया? डीएनए को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इस समस्थानिक का घनत्व जो है वो नाइट्रोजन 15 से कम होता है। किसका? N14 का घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसकी बजाय? N15 की बजाय। ठीक है। इसके बाद डीएनए के विलगित करके घनत्व ज्ञात किया गया। बाद में क्या ज्ञात किया गया? इनका घनत्व ज्ञात किया गया। और घनत्व ज्ञात किया गया तब पाया गया कि प्रथम विभाजन चक्र के बाद संकर डीएनए अणु को व्यक्त करने वाली केवल एक ही घनत्व की पट्टी प्राप्त हुई, जिसमें एक श्रृंखला N14 नाइट्रोजन द्वारा तथा दूसरी N15 नाइट्रोजन द्वारा अंकित थी। जब इनका घनत्व ज्ञात किया गया, भाई डीएनए N15 युक्त डीएनए था, इसको N14 युक्त माध्यम पर ले जाया गया। ठीक है, क्योंकि N14 का घनत्व N15 से क्या था? कम था। बाद में इनका घनत्व ज्ञात किया गया तो पाया गया कि जो संकर डीएनए बनता है, क्या बनता है? संकर डीएनए बनता है, उसमें एक ही पट्टी का जो है वो एक ही घनत्व वाली पट्टी जो है वो प्राप्त हुई। और उसमें देखा गया कि 14 एक जो जिसमें एक श्रृंखला जो थी वो तो N14 नाइट्रोजन तथा दूसरी जो थी वो किसकी थी? N15 नाइट्रोजन वाली प्राप्त हुई थी या अंकित हुई थी। इसी प्रकार दूसरे विभाजन में अगर बात करें, किसमें बात करते हैं? दूसरे विभाजन में अगर बात करें, दूसरे विभाजन में अगर बात करते हैं तो प्रत्येक 20 मिनट बाद, कितनी मिनट बाद? 20 मिनट बाद। दूसरा विभाजन कब? दूसरा विभाजन चक्र कब? प्रत्येक 20 मिनट बाद डीएनए को व्यक्त करने के लिए दो घनत्व पट्टियां दिखाई दी। तो इस बार पहले एक, इस बार दो हो गई। पहले तो कितनी? एक पट्टी दिखाई दी, इस बार कितनी? दो घनत्व पट्टी दिखाई दी, जिनमें अगर बात करें तो पहली में 2 डीएनए द्विक कुंडलों में और N14 नाइट्रोजन, और दूसरी में 2 संकर डीएनए अणुओं के लिए थी। किसके लिए थी? 2 संकर डीएनए अणुओं के लिए थी। इस प्रकार संकर डीएनए अणुओं में उन्होंने पाया कि श्रृंखलाओं में परिणाम स्वरूप इस अणु का घनत्व जो है वह N15 वाले डीएनए तथा N14 वाले डीएनए अणु के घनत्व के बीच का था। अतः उन्होंने लास्ट में सिद्ध किया था कि भाई इससे सिद्ध क्या हुआ कि एक तो भाई सीधी सी बात है, एक जो डीएनए का रज्जुक बनता है वो किसका बन रहा है? पैतृक डीएनए का। एक जो बन रहा है वो किसका बन रहा है? नया बन रहा है। ठीक है, एक पुराने डीएनए का था, एक नया बना। तो इस प्रकार मेसेल्सन एवं स्टोल ने लास्ट में सिद्ध किया कि डीएनए की प्रतिकृति जो होती है वो अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है। इसी आधार पर एक वैज्ञानिक और था, टेलर। मैंने थोड़ी देर पहले भी नाम लिया था टेलर का। टेलर ने भी अपने सहयोगियों के साथ 1958 के अंदर, 1958 के अंदर वीस या फावा एक पादप है कि मूलाग्र कोशिकाओं पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का प्रयोग करके, किसका? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का प्रयोग करके प्रयोग जो है अपना किया था। और ये बताया था कि डीएनए के अंदर जो
प्रतिकृति होती है वो अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है। तो इसमें इसके बारे में टेलर ने भी जो है अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए थे। यह आपके था डीएनए की प्रतिकृति। क्या थी? डीएनए की प्रतिकृति। कि डीएनए की प्रतिकृति जो है वो अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें एक रज्जुक तो होता है पुराने डीएनए का और एक रज्जुक जो है वो क्या बनता है? नया बनता है। इसलिए हमने उसको क्या बोला था? अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृतिकरण बोला था। आज के इस वीडियो में आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा है इसी से संबंधित डीएनए प्रतिकृति या द्विगुणन। एक ही बात है, प्रतिकृतिकरण या द्विगुणन की कार्यप्रणाली एवं एंजाइम। देखो यही टॉपिक है डीएनए की प्रतिकृति की कार्यप्रणाली एवं एंजाइम या डीएनए प्रतिकृतिकरण। भाई वो तो प्रयोग था, प्रायोगिक प्रमाण थे, वो तो प्रैक्टिकली एविडेंस हमने प्राप्त कर लिए थे मिशेल्सन और स्टॉल के नियम के आधार पर। अब हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए प्रतिकृति की कार्यप्रणाली है, ठीक है ना, या फिर डीएनए द्विगुणन की कार्यप्रणाली व एंजाइम। इसकी बात जो है हम करने वाले हैं। तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो डीएनए प्रतिकृति या फिर डीएनए द्विगुणन प्रक्रिया में प्रत्येक रज्जुक का जो निर्माण है, देखिए रज्जुक वगैरह आप लोग समझते हो, जैसे ये डीएनए इसके ये दो रज्जुक है, ये मान लीजिए 5-2-3 और ये 3-2-5। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक सिरा 5 होगा, 5 होगा, तो उसका दूसरा सिरा क्या होगा? 3 होगा। एक का 3 होगा तो एक का क्या होगा? 5 जो है वो होगा। तो द्विगुणन की प्रक्रिया में प्रत्येक रज्जुक का निर्माण जो है वो 5 से 3 दिशा में बढ़ता है। किस दिशा में बढ़ता है? 5 से 3 दिशा में जो है वो बढ़ता है। ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अलग होने वाले दोनों रज्जुकों पर विपरीत दिशा में नए रज्जुकों के बनने की विधि भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। 3 से 5 दिशा वाले रज्जुक पर श्रृंखला का निर्माण जो है वो सतत निर्माण होता है। कहाँ पे? अगर हम लोग बात करें 3 से 5 दिशा वाले रज्जुक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और ये 5 वाला है, इस पर जो अगर बात करें श्रृंखला का सतत निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है? सतत निर्माण होता है। जबकि अगर बात करें 5 से 3 अगर इस पे बात करते हैं दूसरे रज्जुक पर, तो इस पर क्या होता है? असतत होता है। आगे भी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस पे हो गया आपके असतत। कैसा निर्माण होगा? असतत होगा। इसके बाद में देखिए ये जो असतत निर्माण होता है 5 से 3 दिशा में, ये छोटे छोटे भागों में होता है। कैसे होता है? छोटे छोटे भागों में होता है। और जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, क्या बनते हैं? छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं उन्हें बोला जाता है ओकोजाकी खंड। क्या बोला जाता है? ओकोजाकी खंड। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओकोजाकी खंड से आप क्या समझते हो। तो इसको याद रखना कि जब 5 से 3 की तरफ या की दिशा में अगर श्रृंखला का निर्माण हो रहा है या रज्जु का निर्माण हो रहा है तो वो असतत होता है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे खंड जो है वो अलग होते हैं। छोटे छोटे भागों में जो श्रृंखला का निर्माण होता है वो छोटे छोटे भागों में होता है, ठीक है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? ओकाजाकी खंड जो है वो कहा जाता है। बाद में ये खंड जो होते हैं ये फास्फोडाइएस्टर, किसके द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, ठीक है ना, बंध द्वारा जो है बनाकर डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सूत्र बनाते हैं। डीएनए लाइगेज ये जोड़ने का काम करता है, जोड़कर किसका निर्माण करते हैं? सूत्र का निर्माण जो है वो करते हैं। डीएनए द्विगुणन की बात करते हैं तो उसमें 6-7 चरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उन चरणों का अध्ययन अभी करेंगे और एक डायग्राम भी बनेगा, वाई आकार की जो है उल्टे वाई आकार की संरचना जो है वो बनेगी। डीएनए द्विगुणन के प्रत्येक चरण को चलाने के लिए एक निश्चित प्रोटीन्स तथा एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। बिना प्रोटीन्स के और एंजाइम के डीएनए जो द्विगुणन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। सभी एंजाइम एक एंजाइम तंत्र के रूप में होते हैं। भाई जितने भी एंजाइम काम आते हैं वो किस रूप में होते हैं? एंजाइम तंत्र के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? एंजाइम तंत्र के रूप में होते हैं।
जिन्हें रेप्लिसोम कहा जाता है। ये शब्द भी याद रख लेना, रेप्लिसोम जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्लिसोम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए के चरणों की, कि डीएनए प्रतिकृति के चरण कौन कौन से हैं। उन चरणों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला चरण जो है, 1 नंबर चरण की बात करें तो वो है संबारंभन बिंदु का अभिज्ञान, कि भाई संबारण बिंदु जो है वो कहाँ होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर होता है। तो देखिए, जिस स्थान से डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होता है, क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ होता है। क्या होता है? जहां से डीएनए के द्विगुणन की प्रक्रिया शुरू होती है, उस स्थान को ही क्या बोला जाता है? प्रारंभन या संभारंभन स्थल जो है वो कहा जाता है। प्रारंभन का स्थान या फिर संभारंभन का स्थान जो है वो कहा जाता है, या इसे बिंदु भी बोल सकते हो। अब देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु में अनेक स्थानों पर एक साथ द्विगुणन प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है ना, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक स्थानों पर एक साथ द्विगुणन की क्रिया जो है वो शुरू नहीं हो सकती। ये केवल किसमें हो सकती है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर हो सकती है। 2 नंबर बात करते हैं, तो ये तो शुरुआत होगी। 2 नंबर बात करते हैं दोहरे कुंडलन या हेलिकस। दोहरे कुंडलन या हेलिकस का खुलना। दोहरे कुंडलन या हेलिकस का खुलना। देखिए, एंजाइम हेलिकेज जो है वो डीएनए के रज्जुकों को खोलने का काम करता है। 2 रज्जुक होते हैं इस प्रकार से, देखिए ये 2 रज्जुक हैं, इनको आपस में खोलने का काम कौन सा करेगा? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम, याद रखने ये एंजाइमों के कार्य कई बार पूछे जाते हैं। तो डीएनए हेलिकेज जो है वो इनको खोलने का काम जो है वो करता है। जब रज्जु खुल जाते हैं तब एंजाइम टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गाइग्रेज, जब खुल जाते हैं तब डीएनए गाइरेज या टोपोआइसोमेरेज भी बोल सकते हो, से रज्जु कट जाता है। से रज्जु क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिससे कुंडलित डीएनए का तनाव जो है वो समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? रज्जुक जो है वो अलग हो जाएगा, मैन से क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है, जिससे पुराने डीएनए का जो तनाव था वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही ये दोहरा हेलिक्स खुलता है तो जो है वाई आकार की प्रतिकृति द्विशाख जैसी संरचना बन जाती है। देखिए इस प्रकार की, तो ये इस प्रकार से वाई तो होता है, इस प्रकार की प्रतिकृति द्विशाख जो है वो निर्मित हो जाती है। डायग्राम की बात करेंगे इसमें, पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं, बाद में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। 3 नंबर अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड्स का सक्रिय, न्यूक्लियोसाइड्स का सक्रिय या सक्रियकरण। देखिए, न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें का सक्रियकरण की, तो केंद्रक ध्रुव में उपस्थित जो न्यूक्लियोसाइड है वो एक एंजाइम होता है फास्फोरिलेज। कौन सा होता है? फास्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है, इस फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में तथा एटीपी की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसकी उपस्थिति में एक्टिव होते हैं? फास्फोरिलेज एंजाइम या एटीपी ऊर्जा की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। इस क्रिया को फास्फोरिलेशन कहा जाता है। फास्फोरिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फास्फोरिलेशन जो है वो बोला जाता है। 4 नंबर बात करते हैं तो आरएनए प्राइमर का निर्माण। अब डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए कहाँ से आया? तो देखिए, डीएनए के जो रज्जुक होते हैं उन पे आरएनए प्राइमर का निर्माण भी हो जाता है। एक छोटा टुकड़ा स्थित होता है टेम्पलेट या डीएनए रज्जुक पर, एक आरएनए का छोटा टुकड़ा स्थित होता है, जिसे ही क्या बोला जाता है? आरएनए प्राइमर कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो प्राइमेज एंजाइम, इसके द्वारा प्राइमेज एंजाइम या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है। या तो प्राइमेज से होता है या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है। 5 नंबर बात करते हैं डीएनए श्रृंखला का निर्माण। डीएनए श्रृंखला का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन।
देखिए डीएनए श्रृंखला के निर्माण की बात करते हैं तो एक तो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या इसको रेप्लिकेज एंजाइम भी कहा जाता है। ये आरएनए प्राइमर में 5' से 3' दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नए क्षारकों को जोड़ने का काम जो है वो करता है। इन क्षारकों का क्रम जो है वो डीएनए टेम्पलेट के अनुसार ही होता है। डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, ठीक है, अर्थात एक रज्जुक की दिशा तो 5' से 3' होती है और दूसरे रज्जुक की क्या होती है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया था प्रति समानांतरण का मतलब क्या होता है, एक तो 5' to 3' होता है और एक क्या होता है 3' to 5' रज्जुक जो है वो होता है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड क्षारकों को केवल 5' से 3' दिशा में ही जोड़ सकता है, अतः 3' to 5' दिशा वाले रज्जुक या टेम्पलेट पर डीएनए का जो भाई 5' से अगर हम लोग बात की थी, हमने शुरुआत में देखिए यहाँ पे एक तो बात की थी 3' to 5', इसमें क्या होगी सतत, और 5' to 3' क्या बात की थी असतत। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3' to 5' दिशा वाले रज्जुक या टेम्पलेट पर डीएनए श्रृंखला का जो निर्माण होता है वो क्या होता है सतत होता है। 3' to 5' ये क्या होता है सतत होता है। इसे अग्रक रज्जुक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आगे का रज्जुक भी कहा जाता है। अग्रक रज्जुक जो है वो इसको बोला जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं 5' to 3', क्या बात करते हैं 5' to 3' अगर बात करते हैं तो इस दिशा वाले रज्जु का निर्माण कैसे हुआ था? असतत से होता है। इस डीएनए रज्जु का निर्माण कैसा होता है? असतत। तो इसे बोलते हैं पश्चगामी रज्जुक, अर्थात पीछे वाला रज्जुक। क्या बोलते हैं? पश्चगामी रज्जुक जो है वो इसको कहा जाता है। डीएनए द्विगुणन के साथ ही डीएनए अणुओं को दोहरा कुंडलन जो है वो आगे की ओर खुलता चला जाता है। जैसे इस तत्व असतत क्रिया पूर्ण होती है तो आगे जो कुंडलन है वो आगे की ओर क्या होता जाता है? खुलता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर, तो आरएनए प्राइमर का हटना। ये आरएनए प्राइमर जो बना था, छोटा सा टुकड़ा था, वो डीएनए श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे डीएनए की श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है तो आरएनए प्राइमर जो है वो हट जाता है और इसके लिए आरएन एक एंजाइम होता है RNase, ये एंजाइम है, इसकी सहायता से अलग होता है और उस स्थान को बढ़ने के लिए एक एंजाइम सहायता करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लास्ट बात करते हैं 7 की, डीएनए द्विगुणन का अंत। भाई द्विगुणन की क्रिया समाप्त कहाँ पे होती है? तो जब डीएनए निर्माण पूर्ण हो जाता है तब एक एंजाइम द्वारा डीएनए जो हेलिकेज है की क्रिया जो है वो रोक दी जाती है, या डीएनए द्विगुणन की जो क्रिया है उसको एक एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। और इस प्रकार से डीएनए द्विगुणन की कार्य प्रणाली इन विभिन्न एंजाइमों की सहायता से क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। इन एंजाइमों की सहायता से क्या हो जाती है? पूर्ण जो है वो हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से द्विगुणन जो प्रतिकृति शाख है वो बनती है, उसकी बात जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा आपके, अगर बात करें तो ये मान लीजिए एक तो ये हो गया 5' से 3' और एक ये इस प्रकार से 3' से 5', और जो नए बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, एक तो 3', ठीक है, और 5' की तरफ। ये तो क्या हो गया? ये तो सतत संश्लेषण हो गया। और इस प्रकार इधर 5' तीर का चिन्ह आएगा नीचे की तरफ, ये क्या हो गया आपके? असतत। ये क्या हो गया? असतत। और ये क्या हो गया? सतत संश्लेषण जो है वो हो जाता है डीएनए का निर्माण, और इस प्रकार से डीएनए जो है वो आगे जो है निर्मित होते जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।